नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पिटारा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, यानी हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं कौन से जल महल को, शेख चिल्ली का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा या शीश महल। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसे क्या है हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, शेख चिल्ली का मकबरा। क्या रहेगा, शेख चिल्ली का मकबरा है उसे क्या बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके जो थानेसर है। थानेसर कहाँ पे है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या है इसकी और डिटेल भी जानते हैं कि शेख चिल्ली का मकबरा वो कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसे किसने बनवाया था, तो जो सूफी संत शेख चिल्ली की याद में किसे बनवाया था, दारा शिकोह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, दारा शिकोह ने। और कब बनवाया था, 1650 ईस्वी में। कब बनाया था, 1650 ईस्वी में, जब क्या था, मुगलों का राज था। क्या किसका राज था, हरियाणा के ऊपर मुगलों का राज था। ठीक है, और इसे हरियाणा का ताजमहल किसने कहा था, डेविड रोस ने कहा था। किसने कहा था, डेविड रोस ने इसको क्या कहा था, हरियाणा का ताजमहल कहा था। तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन से एक तो आपसे लोकेशन पूछ सकता है कि लोकेशन कहाँ पे इसकी, थानेसर में है। ठीक है, थानेसर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। किसकी याद में बनवाया गया था, तो सूफी संत शेख चिल्ली की याद में बनवाया गया था। ठीक है, और किसने बनवाया था, दारा शिकोह ने। और नाम किसने दिया इसका, ताजमहल, तो डेविड रोस ने इसका क्या है, ताजमहल नाम दिया था। यानी हरियाणा का ताजमहल किसने कहा था, डेविड रोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है। जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, तो उसका जो प्रचार है वो किसने किया था, यानी जो बढ़ चढ़कर भाग लिया था वो किस नेता ने लिया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं पंडित नेकीराम शर्मा, राम किशोर, ठाकुर राम सिंह और लाला मुरलीधर। ठीक है, तो कौन से इसके, लाला मुरलीधर, ठाकुर राम सिंह, राम किशोर और पंडित नेकीराम शर्मा। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा, पंडित नेकीराम शर्मा आएगा। क्या आएगा, पंडित नेकीराम ने क्या किया था, जो होम रूल आंदोलन था उसका प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है, वो पंडित नेकीराम को जाता है। और पंडित नेकीराम को क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी से क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हरियाणा का जो ये है ना पंडित नेकीराम शर्मा है, ये हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित है, यानी ये कहाँ से थे। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कहाँ से थे ये। ठीक है, इनके जो गाँव का नाम है वो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी के साथ यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस बारे में टॉपिक में वीडियो चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण है वो किस सदी में हुआ था। अब आप सभी को पता होगा जो पृथ्वीराज चौहान का समय है, टाइम पीरियड था, वो कब तक था। ठीक है, यानी जो उनके साथ गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ लास्ट युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1192 में। तो उस समय कौन सी सदी चल रही थी, यानी उनका जो जीवन का कार्यकाल है वो कौन सा था, जो 1100 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था उसमें हुआ था। ठीक है, तो आप सभी उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कौन सी सदी चल रही थी या कंप्लीट होने वाली थी। तो ऑप्शन कौन से हैं, 15वीं सदी, 14वीं सदी, 17वीं सदी और 12वीं सदी थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 12वीं सदी चल रही थी। यानी जो 11वीं सदी थी, 1192 लास्ट टाइम था इनका। ठीक है, तो जो 12 कंप्लीट होने वाले हैं इससे नेक्स्ट वाली को क्या बोलते हैं, हम सदी बोलते हैं। ठीक है, तो जो उस समय कौन सी सदी चल रही थी, 12वीं सदी चल रही थी। और अपने जीवन के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया था, झांसी में स्थित कौन सा है, असीगढ़ का किला है, उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे क्या है, देखो भाई, तलवारों का किला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो आसीगढ़ का किला है उसको क्या कहा जाता है, तलवारों का किला भी कहा जाता है। आनंदपाल तोमर के पुत्र
दुपुद्र ने यह क्या है तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि तलवार बनाने की फैक्ट्री है जो असीगढ़ का किला हांसी में, वो किसने लगवाई थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वो आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन है वो किसी भी टॉपिक से छूटे ना, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म है वो निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि पंडित लक्ष्मीचंद हैं वो हरियाणा की क्या हैं शान है। ठीक है, इनकी रागणियाँ क्या हैं सबसे ज़्यादा क्या रही थी प्रचलित रही थी, और इनकी जो रचनात्मक कला है वो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें क्या है इनके बारे में क्या पूछा जाता है, इनके गांव का नाम पूछ लिया, इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी खोली गई थी। ठीक है, वो कहाँ पे खोली गई थी, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है वो राइट कौन सा रहेगा, वो रहेगा जाटी कला। ठीक है, यदि कोई भी आप में से रागनी चुनता है तो उसको ये मालूम भी होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, जाटी कला रहेगा। ठीक है, उन्होंने अपनी रागनियों में इसका जिक्र भी किया है गाँव का कि मैं इस गाँव से हूँ। ठीक है, और ये क्या थे कि पंडित लक्ष्मीचंद क्या थे प्रसिद्ध सांगी थे, यानी ये सांग करने वाले थे। ठीक है, सोनीपत जिले के क्या हुआ था जाटी कलाओं में इसका क्या हुआ था जन्म हुआ था 1901 में। कब हुआ था इनका जन्म 1901 में हुआ था, कहाँ पे सोनीपत के जाटी गांव में। ठीक है, इनको क्या है पंडित लक्ष्मीचंद को सांग सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, सांग सम्राट के नाम से भी इनको क्या है जाना जाता है। और मानसिंह को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे। कौन मानते थे, लक्ष्मीचंद। किसको मानते थे, मानसिंह को अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को निश्चयवान पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, यानी पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, बाकी सभी क्या हैं पुरुषों द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो डफ है, डमरू है, चौपाइया है या सूर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हैं, डफ, डमरू, चौपाइया और यहाँ पे आएगा लूर। कौन सा आएगा, लूर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, लूर रहेगा। कौन सा रहेगा, लूर नृत्य है। लूर नृत्य केवल महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये केवल महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में आया भी है। कौन सा क्वेश्चन कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी भी है। ठीक है, तो हरियाणा के किस ज़िले में सरस्वती शुगर मिल है, तो कौन से में है, पानीपत में है, यमुनानगर में है, फरीदाबाद में है या रोहतक में है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यमुनानगर रहेगा। क्या रहेगा, यमुनानगर रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि सरस्वती शुगर मिल है वो यमुनानगर ज़िले के बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पे है, बिलासपुर में, यमुनानगर ज़िले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी, 1933 में। आपसे ये स्थापना वर्ष भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, तो कौन सा है, काला हिरण है, बाघ है, घोड़ा है या हाथी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, काला हिरण। कौन सा रहेगा, काला हिरण रहेगा। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, वो है काला हिरण। कौन सा है, काला हिरण। नेक्स्ट है कि हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1970 में हुई थी, 1960 में हुई थी, 65 में हुई थी या 79 में हुई थी, 1979 में हुई थी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1979। कौन सा रहेगा, 1979 रहेगा। यानी 1979 में क्या हुआ था, SCERT की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, SCERT की, यानी स्टेट, ठीक है, तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो रही थी 1979 में हुई थी। और कहाँ पे है ये है गुड़गांव में। कहाँ पे है, गुड़गांव में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। कहाँ पे है, गुड़गांव में इसका क्या है, हेड ऑफिस बनाया गया है। स्थापना हुई थी कहाँ पे, गुड़गांव में।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है? यानी मुख्य द्वार जहाँ पे क्या है एंट्री करते हैं हम, जैसे हमारे मकान में होता है, ठीक है, एक मुख्य द्वार बोलते हैं कि मेन गेट वो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हरियाणा का जो मुख्य द्वार है, यानी हरियाणा में आने के लिए जो मुख्य द्वार माना जाता है वो किस किले को माना जाता है? तो कौन से ऑप्शन हैं? बहादुरगढ़ का किला, कनौद का किला, महम का किला, महम नहीं है ये महम है, और गोहाना का किला, ठीक है। तो कौन सा है ऐसा मुख्य द्वार है उसके जो कि क्या है मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बहादुरगढ़ का किला। कौन सा रहेगा? बहादुरगढ़ का किला है वो किस नाम से जाना जाता है? मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में क्या है डिटेल कि बहादुरगढ़ के किले को क्या है हरियाणा के मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? बहादुर खान ने करवाया था। किसने करवाया था? बहादुर खान ने। और इस किले को क्या है हरियाणा का सिंह द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा बोल दे आपको, ठीक है, या सिंह द्वार बोल दे आपको, या फिर हरियाणा में प्रवेश का द्वार बोल दे, या मुख्य द्वार बोल दे। तो आप सभी का राइट आंसर क्या बताओगे? बहादुरगढ़ का किला बताओगे, ठीक है। हरियाणा का जो लौह स्तंभ है वो क्या है? बल्लभगढ़ के किले को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लौह स्तंभ द्वार भी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार तरोरी तराइन को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का क्या क्या बोला जाता है? तराइन को कहा जाता है। और भारत का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? वो मुंबई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मुंबई को। यानी आपको मुंबई का बता दिया, भारत का बता दिया, भिवानी का इसका दिल्ली का बता दिया, और हरियाणा का बता दिया। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यही मेहनत है आपकी क्या है आपके आगे काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। यानी डैश कौन सी रेखा के उत्तर में, ठीक है। जैसे क्या है ये है अपने नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ में क्या है कि कौन सा उत्तर में स्थित है? 300। अब मान लो हरियाणा यहाँ पे है तो इनसे क्यों ये रेखा नीचे हो गई, ठीक है। तो किस रेखा से 300 मीटर क्या है उत्तर में स्थित है? तो कौन सी आंसर है? मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा, मध्य रेखा और कर्क रेखा। तो हरियाणा क्या है 300 मील क्या है उत्तर में स्थित है, किससे है? वो राइट आंसर रहेगा कर्क रेखा के। क्या रहेगा? कर्क रेखा के क्या है 300 मील उत्तर में स्थित है। किससे है? कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। फिर आता है रोहतक का सौरी बाज़ार हरियाणा का सबसे बड़ा बाज़ार है। तो वो किस मामले में है? यानी वो अनाज के मामले में है, ऑटो स्पेयर पार्ट के मामले में है, लकड़ी के मामले में है, या कपड़ा के मामले में है? तो रोहतक का जो सौरी बाज़ार है वो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। यानी हरियाणा में भी नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जो कपड़ा मार्केट बोलते हैं वो कौन सा है? कपड़ा मार्केट है। जो रोहतक का सौरी बाज़ार है वो क्या है? कपड़े के मामले में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। क्या रहेगा? एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार क्या रहेगा? रोहतक का सौरी बाज़ार है, ठीक है, किसी मामले में? कपड़े के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? यानी पहली बार कुश्ती में मेडल आया था इंडिया के लिए, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में। तो उनमें से जो मेडल लाने वाले थे वो कौन थे कुश्ती के गेम में, ठीक है, यानी कुश्ती के खेल में जो पहला मेडल लेके आए थे वो कौन थे? तो पहलवान उदयचंद, मास्टर चंदगीराम, लीलाराम सांगवान या सज्जन सिंह, इनमें से कौन से ऐसे पहलवान थे जो क्या है कुश्ती में मेडल लेके आए थे राष्ट्रमंडल खेलों में? कब? 1958 में। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लीलाराम सांगवान। कौन रहेगा? लीलाराम सांगवान रहेगा, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में कि 1958 जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, भारत ने कौन सी बार हिस्सा लिया था? चौथी बार हिस्सा लिया था। कितनी बार? चौथी बार 1958 में हिस्सा लिया था। और मिल्खा सिंह ने क्या है स्वर्ण पदक जीतकर भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलवाया था। क्या दिलवाया था? पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। वहीं हरियाणवी पहलवान लीलाराम सांगवान ने क्या किया था? कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर ऐसा करने वाले पहले हरियाणवी होने का क्या था? सम्मान हासिल किया था। यानी कुश्ती में जो पहला मेडल कौन लेके आए थे? वो लेके आए थे लीलाराम सांगवान लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, विज्ञान में, सामाजिक कार्य में या साहित्य में? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो खेल है आएगा। क्या आंसर आएगा? खेल आएगा, ठीक है। यानी खेल के क्षेत्र में क्या क्या दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है। और इसकी इनामी राशि कितनी होती है? वो इनामी राशि होती है 2 लाख रुपए। कितनी होती है?
2 लाख रुपए होती है। वहीं यदि पुरुषों के मामले में पूछे, ये तो दिया जाता है लड़कियों को, ठीक है। और पुरुषों के पूछे आपसे तो वो कौन सा रहेगा, महाराणा प्रताप अवार्ड है, वो किसको दिया जाता है, वो पुरुषों को या लड़कों को दिया जाता है। किस खेल में, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। यानी किस क्षेत्र में बोले आपसे तो कि वो है खेल क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड है वो दिया गया था। तो किसको दिया गया था, ओम प्रकाश गांधी को, मोतीलाल मदान को, रघुवेंद्र तंवर या सुमित अंतिल को। तो ये चारों ऑप्शन इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। परंतु क्या है कि विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बोला आपसे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मोतीलाल मदान रहेगा। कौन सा रहेगा, मोतीलाल मदन रहेगा, यानी मदान आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो मोतीलाल मदान है उनको क्या है कि विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का क्या दिया गया था, सम्मान, पद्मश्री सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है, यानी काला सोना कहा जाता है। किस प्रजाति को, भैंस की कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है, तो जो इसके आंसर है कौन से हैं, राठी को, महसाना, ये है मुर्रा, ये थोड़ी टाइपिंग में एरर है, ठीक है, आप इसको ठीक कर सकते हो, मुर्रा है, और बदावरी आएगा यहाँ पे, बदवरी नहीं, बदावरी आएगा। ठीक है, तो जो भैंस की कौन सी प्रजाति है उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, मुर्रा आएगा। कौन सा आएगा, मुर्रा भैंस की ऐसी नस्ल है जिसको क्या है, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा यानी ब्लैक ब्यूटी या फिर ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा, क्या रहेगा, वो मुर्रा रहेगा। क्या रहेगा, मुर्रा। क्या है, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या है, काला सोना कहा जाता है। ठीक है, मुर्रा को क्या है, भारत की पशु संपदा की खान भी कहा जाता है। हरियाणा में मुर्रा को लेकर एक कहावत भी है, जिसके घर काली उसके घर दिवाली। ये कहा है, ये क्या है, हरियाणा में क्या है, कहावत है कि जिसके घर काली उसके घर दिवाली। ठीक है, इसे किसान का आधी रात का गहना माना जाता है। मुर्रा को एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई है। और जो एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा है, ये वाला क्वेश्चन हरियाणा में 2017-18 के जो एग्जाम हुए थे उनमें आया भी था। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वे क्वेश्चन आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो कौन थे ऐसे, डॉक्टर स्वरूप सिंह, सर सादीलाल, आलोक सिंह या सर छोटू राम। तो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के, तो वो थे, राइट आंसर है सर सादीलाल। कौन थे, सर सादीलाल थे। कौन थे, सर सादीलाल। और 1913 में ये क्या थे, पंजाब उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको। फिर आता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस ज़िले में नहीं पाई जाती। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि हरियाणा का कुछ इस प्रकार का क्या था, मैप था। ठीक है, तो हरियाणा में, ड्राइंग पे मत जाना भी, ड्राइंग ऐसी है मेरी। ठीक है, तो हरियाणा के किस ज़िले में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो नहीं पाई जाती। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो मोस्टली क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो अम्बाड़ा है वो भी यहाँ पे बिलोंग करता है, यमुनानगर है वो भी यहाँ से बिलोंग करता है, पंचकुला है वो भी हरियाणा के टॉप में है। तो इन सभी में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। परंतु जो सिरसा है वो हरियाणा के किस क्षेत्र में पड़ता है, वो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा के क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। कहाँ पे है, शिवालिक की पहाड़ियों का सिर्फ उत्तर पूर्वी दिशा में है। ठीक है, तो इसलिए जो सिरसा है वो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका सिरसा रहेगा। क्या है, सिरसा जिले में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सिरसा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। हरियाणा राज्य के जो पहला वित्त आयोग था उसका गठन कब किया गया था। तो 31 मई 1994, 26 अप्रैल 1994, 15 अक्टूबर 1994 और 2 जून 1994। ठीक है, तो
इसके बाद क्या है, जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 31 मई 1994 को क्या है, हरियाणा में पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 31 मई 1994 को। ठीक है, तो जो हरियाणा में क्या है, 31 मई 1994 को क्या किया गया था, गठन किया गया था। और वर्तमान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है पी राघवेंद्र राव। कौन है, पी राघवेंद्र राव है। कौन है, पी राघवेंद्र राव है। फिर आता नेक्स्ट, एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था, जब वे रोलेट एक्ट आया था उसका विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे। तो जो इसका आंसर है वो आप सभी को पता होना चाहिए। और रोलेट एक्ट कब आया था, ठीक है, तो रोलेट एक्ट आया था आपका 1919 में। तो उसके आधार पे यदि आप ऑप्शन भी देखोगे ना तो भी आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो 1919 में क्या आया था, रोलेट एक्ट आया था, जिसको क्या है, काला कानून भी कहते हैं। और उसी समय रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो भी कब हुआ था, वो 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10 अप्रैल 1919। क्या रहेगा, 10 अप्रैल 1919 को क्या है, जो महात्मा गांधी हैं वो कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, तो फिर क्या है, स्थायी जो क्या था, स्वामी है, या यहाँ पे क्या आएगा, स्वामी श्रद्धानंद के क्या है कहने पर महात्मा गांधी रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या है, हरियाणा आए थे। किसके कहने पर, स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर। और 30 जुलाई 1919 को क्या है, महात्मा गांधी को हरियाणा में हिसार से गिरफ्तार किया गया था। कब, 30 जुलाई 1919 को। और एक बार कब किया गया था, 10 अप्रैल 1919 को। यानी 2 बार हरियाणा में क्या हुए थे, ये गिरफ्तार हुए थे। हरियाणा के किस जिले का जो हरियाणा में जिला जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ जिले का है वो प्राचीन नाम क्या है, ऑप्शन कौन से हैं, सरिस्कम आएगा, कानोड़, सत्यमेवपुरम और कपिलस्थल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो मैंने पिछली क्लास में आप करवाया भी था, तो आप इसका वहाँ से आंसर देख के भी बता सकते हो। यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको ये आंसर याद भी हुआ। तो आप सभी के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आपका 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है। यानी BBY का जो विस्तृत रूप है, पूर्ण है, फुल फॉर्म है, वो क्या है, कब की गई थी ये, 31 दिसंबर 2017 के दिन शुरू की गई थी। तो ऑप्शन क्या है, बिजली बचाओ योजना, भावांतर भरपाई योजना, भारतीय बीमा योजना और बागबानी बीमा योजना। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, भावांतर भरपाई योजना। यानी ये ऐसी योजना थी जो कि क्या है, फसलों के जो रेट में कम लगे हैं उसका भावांतर भरपाई करने के लिए, यानी जो टॉप का भाव चल रहा है, ठीक है, यानी किसान की फसल बहुत ही कम दामों पर खरीदी गई है मंडी में, ठीक है, तो उसके जो बीच का गैप है उसको कवर करने के लिए क्या चलाई गई थी, भावांतर भरपाई योजना चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, भावांतर भरपाई योजना चलाई गई थी। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। यानी साक्षरता दर यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, गुड़गांव, पंचकुला, कैथल या रोहतक। आप सभी को एक बार क्वेश्चन देखो अच्छे से कि साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है। ऑप्शन है आपके गुड़गांव, पंचकुला, कैथल या रोहतक में। जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा गुड़गांव में। क्या है, गुड़गांव में। गुड़गांव को क्या क्या बोला जाता है, इसके जो नाम हैं वो क्या क्या दिए गए हैं आपको, ठीक है, मिलेनियम सिटी भी दिया गया है, हाईटेक सिटी भी दिया गया है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या है, इसको आर्थिक राजधानी है वो भी नाम दिया जाता है, ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, साइबर हब भी है, ठीक है, ट्रैक्टर फैक्ट्री बोल दे आपको, ठीक है, और भी मारुति का प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गुड़गांव के बारे में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है, और भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो गुड़गांव क्या है, साक्षरता के मामले में सबसे टॉप पे है। किस पे है, सबसे टॉप पे है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, गुड़गांव में है। कहाँ पे है, गुड़गांव में है। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सबसे कम साक्षरता दर है वो हरियाणा के किस ज़िले में है, सबसे कम साक्षरता दर, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर आता है नेक्स्ट, हरियाणा के किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ठीक है, उस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो वो कब किया गया था? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2011 में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 2013। क्या रहेगा? 2013। यानी हरियाणा के किस वर्ष जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो योजना कब चलाई गई थी? वो चलाई गई थी 2013 में। कब चलाई गई थी? 2013 में चलाई गई थी, ठीक है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, स्कीम है, वो कब चलाई गई थी? फरवरी 2013 में इसकी क्या गई थी? शुरुआत की गई थी। पहले चरण में यह 7 स्कीम के साथ अम्बाड़ा और सोनीपत में शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? ये अम्बाड़ा और सोनीपत जिलों में शुरू की गई थी। कहाँ पे? अम्बाड़ा और सोनीपत में। कब? फरवरी 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई थी? ठीक है, कितनी हो गई थी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2020-21 तक कितनी हो गई थी? 1805, 1200, 1540 या 1000 यूनिट। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1805.45 यूनिट है। वो क्या है? बिजली प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वो कब तक हो गई थी? 2020-21 तक हो गई थी। कितनी हो गई थी? 1805। कितनी हो गई थी? 1805। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष, जो हरियाणा का बजट हुआ था, ठीक है, कौन सा वित्तीय वर्ष था ये? 2022-23, ठीक है। तो कुल बजट का कितने प्रतिशत पुलिस क्षेत्र के व्यय के लिए यानी पुलिस क्षेत्र में खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया था? यानी पुलिस के लिए खर्च करने के लिए मतलब निर्धारित किया गया था कि पुलिस में ये इतने परसेंट हिस्सा इसका क्या होगा? खर्च होगा। यानी टोटल बजट का कितना है? ऑप्शन 4.3, 6.2, 2.1 और 4.6%। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 4.6% क्या है? किया जाएगा उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर खर्च किया जाएगा। किसमें? 2022 और 23 के बजट में। यानी टोटल बजट का 4.6% क्या है? पुलिस के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे आज की क्या है? क्लास होती है ख़त्म। थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ सबसे ज़्यादा क्या है आप सपोर्ट करोगे तभी हमारा चैनल क्या है? ग्रो कर पाएगा और हम अच्छा आपको कंटेंट दे पाएंगे। हमारा भी हौसला आपके साथ ही बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।